हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का 20 मिनट सीरीज के अंदर, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यूनिट वाइज। सो आज इसी सीरीज में हमारा एक टॉपिक है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे किस प्रकार के बैरियर्स हमारे होते हैं और उसके अंदर क्या क्या सब कैटेगराइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को लाइक करो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करो। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें बैरियर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन लेना होगा। लाइक इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? ये एक्सचेंज ऑफ गुड होता है, जहां पे हम अपने गुड्स एंड सर्विस को अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज ट्रेड कर रहे होते हैं। ट्रेड में लिबरलाइजेशंस होती हैं, लेकिन कभी कभी सरकार कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालती हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं ट्रेड बैरियर्स। अब वो रेस्ट्रिक्शंस अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकते हैं, आगे हम लोग समझेंगे। मेनली अगर देखा जाए तो हमारे जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टैरिफ बैरियर और दूसरा होता है हमारा नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, NTBCs, BS। अब यहाँ पे अगर देखोगे टैरिफ बैरियर की अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, तो टैरिफ बैरियर क्या होता है? ये एक फॉर्म ऑफ टैक्स है, या कहो तो एक ड्यूटी है जो सरकार के द्वारा गुड्स जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उस पे लगाए जाते हैं। ये सबसे पुराना एंड मोस्ट कॉमन मेथड है ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। टैरिफ मेक्स फॉरेन गुड्स मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू डोमेस्टिक गुड्स, दस प्रोटेक्टिंग लोकल इंडस्ट्री। तो यहां पे हमने देखा कि सरकार क्या करती है, जो गुड्स हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे होते हैं उस पे सरकार लगाती है रेस्ट्रिक्शन। अब ये रेस्ट्रिक्शन लगाने के रीजन, इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बचाया जा सके। क्योंकि बाहर की कंट्रीज क्या करती हैं, लाइक चाइना जैसी कंट्री डंप करती है कि जो वहां पे प्रोडक्ट्स जो भी जिस रेट पे मिल रहे हैं उससे सस्ते रेट पे हमारे देश में बेचेंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस एडवांस है, टेक्नोलॉजी एडवांस है। हमारे देश के जो सेलर्स होते हैं, हो सकता है उस प्रोडक्ट को उतने में मैन्युफैक्चर ना कर पा रहे, ज्यादा की लागत में लग रही हो, तो उनको खत्म करने के लिए, इंडियन मार्केट को खत्म करने के लिए ये स्टेप ली जाती है। ठीक है, तो टैरिफ जो लगाया जाता है, टैरिफ बैरियर्स कहीं ना कहीं जो हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी इंपोर्ट करते हैं, उस पे लगाया जाता है, और ये सबसे पुराना कॉमन मेथड होता है। फॉर्मूला इसका बेसिक होता है, प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज इक्वल्स टू वर्ल्ड प्राइस प्लस टैरिफ। ठीक, अब इसके बाद अगर देखो टैरिफ के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला तो रिवेन्यू जनरेशन, सरकार के लिए टैरिफ जो है एक मेजर सोर्स बन जाता है इनकम के लिए। दूसरा, सरकार इसके थ्रू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करती है, इंप्लॉयमेंट को सेफगार्ड करती है, और पॉलिटिकल मोटिव्स भी इसके होते हैं, जैसे यूज्ड इन ट्रेड वॉर्स और एज रिटेलिएशन अगेंस्ट अदर कंट्रीज ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अक्सर पाकिस्तान के साथ हमारे ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं टैरिफ्स लगाने के, तो मेजरली देखो तो यही तुम्हारे 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब टैरिफ्स की अगर बात करें, तो टैरिफ अभी स्टार्ट हमने किया। पहला दो प्रकार होता है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। तो टैरिफ के अंदर कुछ कैटेगराइजेशन है। पहला इसमें हमारा था एड वेलेरम टैरिफ। इसमें क्या बताया गया, इसको हम लोग कैसे चार्ज करते हैं ये देखना। चार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। हम जितना गुड्स मंगा रहे हैं उस गुड्स के वैल्यू का कुछ हिस्सा, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोला जा रहा है कि इंपोर्टेड कार जिसका वर्थ 10 लाख का है, उस पे क्या कर रहे हो आप, 10% टैरिफ लगा रहे हो, मतलब उसका 1 लाख ड्यूटी बन जाएगा। एड वैलोरम ड्यूटी या टैरिफ ड्यूटी कह सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है जब प्रोडक्ट की प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो। प्रॉपर वैल्यूएशन इसमें चाहिए, और कभी कभार डिस्प्यूट भी हो जाता है। तो पहला याद रखना, एड वैलोरम जब भी लगेगा प्रोडक्ट के इंपोर्टेड गुड्स के वैल्यूज पे लगता है। क्लियर है? स्पेसिफिक टैरिफ की बात करें तो इंपोर्टेड एज अ फिक्स्ड चार्ज पर यूनिट ऑफ गुड, इररिस्पेक्टिव उसकी वैल्यू क्या है, आपको एक फिक्स्ड चार्ज लगाना होगा, यूनिट के हिसाब से लगता है। जैसे ₹500 पर टन ऑफ इंपोर्टेड स्टील, आपने यहां पे यूनिट ले लिया है, वहां पे क्या ले रहे थे, वैल्यू का परसेंटेज ले रहे थे। कंपाउंड टैरिफ की बात करें तो कंपाउंड क्या करता है, एड वैलोरम प्लस स्पेसिफिक दोनों को कंबाइन करता है। मतलब कभी आप यूनिट के हिसाब से चलोगे, कभी आप एज अ परसेंटेज लोगे वैल्यू का। इससे क्या होगा, आपका रिवेन्यू भी मिलेगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगा। क्लियर? ये तीसरा टैरिफ है हमारा। पहला हमने देखा एड वैलोरम, दूसरा स्पेसिफिक, तीसरा कंपाउंड, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, एड वैलोरम का और स्पेसिफिक टैरिफ का। इसके बाद था एक्सपोर्ट टैरिफ।
टैक्स लेवीड ऑन गुड्स लीविंग अ कंट्री, रेयर इन मॉडर्न टाइम्स बट यूज्ड फॉर एसेंशियल कमोडिटीज टू डिस्करेज एक्सेसिव एक्सपोर्ट, जैसे फूड ग्रेन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द शॉर्टेज। तो अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है, कभी कभार जब क्राइसिस वगैरह की सिचुएशन आ जाती है तब हमें ये चीजें देखने को मिलती है। ट्रांजिट ड्यूटी, levied on the goods that pass through a country to reach another destination, जैसे a duty on oil passing through pipelines in transit countries। समझ गए? मतलब एक कंट्री को पास करके जाएगी तो दूसरे डेस्टिनेशन पे, तो इसको हम लोग ट्रांजिट ड्यूटी लेते हैं। जैसे ऑयल पे ड्यूटी लिया जा रहा है अगर पाइपलाइन से पास हो रही है तो। इसके बाद है प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, imposed to protect infant और strategic domestic industries from foreign competition, जैसे इंडिया जो है इंपोज करती है टैरिफ्स ऑन चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अंडर द स्कीम ऑफ मेक इन इंडिया। मैंने तुम्हें बताया था ना कि चाइना उस चीजों को कम रेट में प्रोड्यूस करती है, चीपर प्रोडक्ट्स लाके डंप कर देती है इंडिया में। क्लियर है? चलो इसके बाद देखोगे रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ क्या होता है? मेनली टू रेज रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट रादर देन प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज, जैसे लग्जरी गुड्स पे वाइन हो गए, परफ्यूम्स हो गए। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं करना है, सरकार को अपना अमाउंट पैसे कमाने हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स पे। कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हायर प्राइसेस कंज्यूमर को पे करने होंगे, वेराइटीज कम रहेगी, क्योंकि ज्यादा ज्यादा जब टैरिफ लगाओगे तो दूसरी कंट्रीज आपके यहाँ पे चीजों को नहीं भेजेगी, तो कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट अपने देश में ज्यादा प्राइस पे मिलेगा, लिमिटेड वैरायटीज मिलेगी। दूसरा, प्रोड्यूसर पे क्या होगा? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिलेगा और वो अपने प्रोटेक्शन को बढ़ावा देंगे। सरकार का रिवेन्यू बढ़ता है टैरिफ से। इकोनॉमी पे क्या होगा? मे इनकरेज इनएफिशिएंट इंडस्ट्री एंड कॉज रिसोर्स मिस एलोकेशन। तीसरा, ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, क्या हो सकता है? कभी कभी ट्रेड वॉर जैसे सिचुएशन में आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। क्लियर? ये इसके इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं किसके? टैरिफ्स लगाने के। अब हम लोग बात करेंगे किसके? नॉन टैरिफ बैरियर्स की। नॉन टैरिफ बैरियर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वो पॉलिसी मेजर्स होते हैं, टैरिफ की तरह नहीं होते हैं जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है, ये पॉलिसी मेजर्स होते हैं। ये एक इनविजिबल और इनडायरेक्ट बैरियर्स हैं। Non-tariff barriers have become more significant in a modern trade because World Trade Organization has restricted excessive use of tariff. तो WTO के बारे में हम लोग आगे किसी और सेशन में बात करेंगे, वो सीधा किस तरीके से ट्रेड को रेगुलेट करना है वो प्रॉपर गाइडलाइंस देती है। तो ज्यादा टैरिफ का इस्तेमाल करना भी कहीं ना कहीं यहाँ पे WTO के अगेंस्ट जाना हो जाता है। तो कंट्रीज क्या करती है? इस्तेमाल करती है एनटीवीज का। ये वो इनविजिबल बैरियर्स हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे इनडायरेक्टली, क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को बचाएंगे और एक सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है हमारा इंपोर्ट कोटास। इंपोर्ट कोटास क्या है? बेसिकली ये एक क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। जैसे इंडिया ने लिमिट कर रखा है इंपोर्ट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ शुगर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फार्मर। ठीक। एक दूसरा आता है इसमें वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। एन एक्सपोर्टिंग कंट्री वॉलेंटरली अग्री टू रेस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। जैसे जापान ने एग्री कर लिया था टू लिमिट कार एक्सपोर्ट टू द यूएसए इन 1980s। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट है, इनविजिबल ट्रेड बैरियर है काइंड ऑफ, कि हमने एक लिमिटेशन लगा दिया, हम इससे ज्यादा कार्स को एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं। इंपोर्ट कोटाज में देखा, इंडिया ने लिमिट लगा दिया कि हम सर्टेन टाइप्स ऑफ शुगर को एक लिमिट तक ही मंगाएंगे। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट बैरियर्स हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स। सब्सिडीज, फाइनेंशियल सपोर्ट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू मेक देम मोर कंपिटिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपोर्ट सब्सिडीज दिए जाते हैं इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को। इससे क्या होगा कि उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होता है और कंपटीशन खत्म होता है। उसके बाद तुम देखोगे स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल रेगुलेशंस कुछ लगा देना, स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक, हेल्थ चेक, सेफ्टी चेक, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, इन सब को जैसे ही तुम सेट कर दोगे, किस पे जनरली केमिकल्स जो हम लोग मंगाते हैं उस पे लगता है, तो ये एक बैरियर की तरह हो जाएगा फॉरेन फर्म्स के लिए।
इसके बाद लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, इंपोर्टर नीड्स प्रायर परमिशन स्लैश लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियाज अर्लियर इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम बिफोर लिबरलाइजेशन, ये जो एलपीजी पॉलिसी था ना उससे पहले की बात हो रही है कि सरकार से कैसे लाइसेंस लेना पड़ता था चीजों के लिए, परमिशंस लेने पड़ते थे हर एक चीजों के लिए। तो ये क्या है, ये बहुत एक कह सकते हो इनडायरेक्टली किसी भी कंट्री को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल की अगर बात की करें हम लोग, तो गवर्नमेंट यहाँ क्या करती है, फॉरेन करेंसीज के अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। जैसे आरबीआई लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर लग्जरी इंपोर्ट्स। जितने भी लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अगर आपको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेंगी। तो ये एक्सचेंज कंट्रोल के अंदर आता है। इसके बाद आता है इम्बागोज एंड सैंक्शंस। इम्बागो क्या होता है, बेसिकली कंप्लीट बैन ऑन ट्रेड। ठीक है, टोटल बैन, एकदम कंप्लीट बैन लगा देना किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ, ये हमारा था एम्बार्गो। और अगर किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगा है टोटल बैन तो वो होता है हमारा सैंक्शन। जैसे यूएसए ने इम्बागो लगाया है क्यूबा पे और रसिया पे सैंक्शंस लगाए, मतलब रसिया के पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सैंक्शंस बैन लगा है और क्यूबा पे यूएस ने कंप्लीटली बैन लगा दिया कि किसी प्रकार का ट्रेड हम उसके साथ नहीं कर रहे होंगे। ठीक, क्लियर। इसके बाद देखोगे कस्टम्स प्रोसीजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन कर देना, स्लो कस्टम क्लियरेंस कर देना, इससे क्या होगा, लोग कम से कम इंपोर्ट करेंगे। तो ये भी ऐसा जो सोचते होगे ना कि डॉक्यूमेंटेशन इतना धीरे क्यों हो रहा है, यहाँ पे काम लोग नहीं करना चाह रहे, तो ये भी हमारे इनडायरेक्ट ट्रेड का ही पार्ट है, प्रोटेक्ट करने का ही टाइप है। समझ गए। इसके बाद हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटीज, इम्पोज ऑन इंपोर्ट सोल्ड बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डंपिंग बेसिकली क्या होता है, चाइना जनरली करती है हमारे देश के अंदर, जिस प्रोडक्ट का होता है जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है उससे कम लागत में वो क्या करती है, हमारे कंट्रीज में से बेच देती है। ठीक है, तो उस पे डंपिंग ड्यूटीज लगाना। जैसे देखो, इंडिया इंपोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चीप चाइनीज स्टील। क्लियर। इसके आता है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट प्रेफरिंग डोमेस्टिक सप्लायर्स ओवर फॉरेन वंस इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर, इसमें तो कुछ है नहीं वैसा। अब यहाँ पे कंपैरिजन टेबल तुम देख लो, इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें एक बार लर्न करना होगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसे तुमसे पूछ ली जाएंगी जो तुम उस टाइम पे हो सकता है ना बता पाओ, तो इसको अच्छे से एक बार ध्यान से देख लो। करंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें, इंडिया के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो इंडिया क्या करती है, इंडिया मेंटेन्स टैरिफ्स ऑन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। फॉर इंस्टेंस हायर इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन मोबाइल फोन अंडर मेक इन इंडिया स्कीम, ये टैरिफ ड्यूटी लगाती है। नॉन टैरिफ ड्यूटीज क्या क्या होती है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑन डिफेंस गुड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज गुड्स। तो ये इंडिया का करंट सिनेरियो है। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर 18 से 20 तक, यूएस इम्पोज टैरिफ ऑन द चाइनीज गुड्स, चाइना रिटेलिएटेड लीडिंग टू ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन। तो ये सारी चीजें भी तुम्हें याद रखनी है। डब्ल्यूटीओ का क्या रोल होता है, वो कहता है इनकरेज रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स बट स्ट्रगल्स टू कंट्रोल नॉन टैरिफ बैरियर। वो टैरिफ को कम करने की तो बात तो करता है लेकिन उसको नॉन टैरिफ बैरियर को कंट्रोल करने में काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। इसके बाद अगर देखो कुछ इसके की टेकअवेज तुम्हें याद रखने हैं, लाइक टैरिफ जो होता है हमारा सबसे पुराना, विजिबल और रेवेन्यू बेस्ड बैरियर होता है, और नॉन टैरिफ बैरियर की अगर हम लोग बात करें तो मोर मॉडर्न, हिडन, रेगुलेटरी बैरियर है, और अभी देखा जाए तो मार्केट में ये डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। दोनों ही टूल किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस या किसी भी कंट्री के ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जानबूझ के किया जाता है, हर कंट्री की अपनी नीति होती है, उसके अनुसार कंट्रीज अपना ये टूल इस्तेमाल करती हैं।
तो हमारा टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर यहीं खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट कॉमर्स में अक्सर पूछा जाता है ये सारी चीजें। प्लस जो बच्चे सीईटी पीजी एमकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें भी ये चीजें पूछी जाती हैं। सो एंड करेंगे अपने आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।